हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने देखा था, जो हमारे इंडियन पॉलिटी की जो पीछे की हमारी 6 क्लास थी, उनके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था एग्जाम रेलेवेंट में, टॉपिक वाइज में। और आज हमारी ये 7th क्लास है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपका जो पहला टॉपिक यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। सो जैसा कि देखते हैं पहले क्वेश्चंस में क्या पूछा कि केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का जो संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है, वो निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद आपको देखने को मिलते हैं जिसमें उनकी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो क्या वो अनुच्छेद आपके 4 तथा 5 देखने को मिलेंगे, या आपके अनुच्छेद 56 या 57 देखने को मिलेंगे, या आपके अनुच्छेद 141 से तथा 42 देखने को मिलेंगे, या आपके जो अनुच्छेद हैं यानी 245 या 246 ये देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन में पूछा वो ये पूछा कि केंद्र और राज्य के मतलब इस संबंध में आपको बताना जो उनकी शक्तियाँ आपको देखने मिलेंगी, उनके मध्य जो शक्तियों का वितरण आपको देखने मिलेगा। ठीक है, वो तीनों सूची यानी कि उसको प्रस्तुत करती हैं। तो ये जो आपको अनुच्छेद देखने मिलेंगे, एक तो आपको 245 देखने मिलेगा, ठीक है, अनुच्छेद 245, और एक आपका 246 देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपके दोनों ऑप्शंस में यानी कि डी वाला आपको करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे जो देखने मिलेंगे, यानी अनुच्छेद 245 और 246। क्योंकि देखो हमारे इसमें आपको मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि हमें जो हमारी मतलब सूची है वो भारतीय संविधान के अंदर 7 शेड्यूल के अंदर यानी कि जो 7वीं सूची अनुसूची है, ठीक है, उसकी यदि हम बात करते हैं 7 शेड्यूल, उसमें हमारी 3 सूचियाँ देखने मिलती हैं। ठीक है, एक तो आपकी संघ सूची देखने मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक आपकी संघ सूची होती है, और एक आपकी जो कि राज्य सूची देखने मिलेगी। ठीक है, और एक आपकी मैंने बताई थी जो कि समवर्ती सूची देखने मिलेगी। ठीक है, समवर्ती सूची, तो ये ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची। और इनके मैंने आपको वैसे भी बताए थे। ठीक है, बेसिक बैकग्राउंड बताया था इसका। क्योंकि देखो संघ सूची की बात करते हैं तो इसमें जो केवल संघ का मतलब कि इसके अंदर क्या होता है संघ सूची के अंदर, कि केवल और केवल यानी कि इसमें जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो संघ को होता है। ठीक है, राज्य की यदि हम बात करते हैं तो राज्य सूची के अंदर केवल राज्य के द्वारा ही कानून बनाए जा सकते हैं। और संवर्धित सूची में होता क्या है कि इसमें देखो संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकती है। तो इसमें यानी कि दोनों ही देखने मिलेंगे आप। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। देखो अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया पीछे कि केंद्र और राज्य जिसमें दोनों मिलेंगे वो समवर्ती सूची में देखने मिलेंगे। तो यानी आपका देखो सी में ही देखने मिलेगा समवर्ती सूची के अंदर। ठीक है, जो कि हमारी ये तीसरी सूची आपको देखने मिलेगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया मतलब कि लगाया जाता है और तथा वसूला जाता है, तो किंतु संघ तथा राज्य में वह बांटा जाता है। तो वो कौन सा कर आपको देखने मिलेगा, क्या वो कॉरपोरेशन कर है, या कृषि आय के अतिरिक्त जो आय पर कर लगता है ये देखने को मिलेगा आपका। ठीक है, या आपका रेलवे किराया जो कि भाड़े का कर ये देखने को मिलता है, या आपका या कस्टम कर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनमें से वो किस टाइप का कर है। तो बेसिकली इसमें जो आपको देखने को मिलेगा जो ये कर पूछा कि कौन सा कर है, तो मैं बात बता दूं आपको, जो अनुच्छेद है हमारा संविधान के अंदर 270। ठीक है, अनुच्छेद 270 के तहत यानी कि ये बताया गया कि जो कि हमारा कृषि आय के अतिरिक्त जो मतलब कि अन्य आय पर जो मतलब कर लगाया जाता है, संघ मतलब कि संघ द्वारा जो कर लगाया जाता है और वसूला जाता है, ये दोनों ही देखने मिलेंगे। संघ द्वारा लगाया भी जाता है और उसको वसूला भी जाता है, किंतु हम कह सकते हैं संघ और राज्य में उसे बांटा भी जाता है। तो ये जो है कृषि का आपको देखने मिलेगा, यानी इसमें बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं, यानी वो किस भाग में आपको देखने मिलेंगे। क्या वो भाग आपके 10 में है, या आपके भाग 11 में है, या आपके भाग 12 में, या आपको रोमन नंबर्स में देखने मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी रोमन नंबर्स में भी आया वो आपसे भाग दे देता है, ठीक है, इनडायरेक्टली। या आपके जो लास्ट वाला यानी भाग 13 में, तो आपको जो देखने मिलेंगे वो कौन से भाग में देखने मिलेंगे जिसमें यानी कि केंद्रीय राज्य विधायी संबंध से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो जो देखने मिलेगा आपको भाग 11 देखने मिलेगा, यानी इसमें आपका बी वाला ऑप्शन यानी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि सरकारी आयोग की सिफारिश का जो संबंध है वो किससे रिलेटेड है, आपके राजस्व वितरण से, या राष्ट्रपति की जो शक्ति या उनके कार्य से देखने मिलेगा, या संसद की सदस्यता से रिलेटेड देखने मिलेगा, या केंद्र एवं राज्य के जो पारस्परिक संबंध होते हैं उनसे संबंधित आपको देखने मिलेगा। देखो ये जो सरकारी आयोग है ना काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने मिलेगा, क्योंकि सरकारी आयोग की यदि हम बात करते हैं तो इसमें एक तो आपको केंद्र हो गया,
ठीक है, एक आपका इसके अंदर केंद्र हो गया और साथ में एक आपका राज्य होगा, जो यानी कि केंद्र और राज्य के रिगार्डिंग में जो भी संबंध पर मतलब कह सकते हैं जो विचार करने और उसको यानी कि सरल रूप से उसके अंदर जो भी सुझाव देते हैं, तो ये सरकारी आयोग के अंदर आपको देखने मिलेंगे। और इसकी मैं बात करूं तो इसका जो गठन किया गया था सरकारी आयोग का, तो वो आपको देखने मिलेगा 1983 में। ठीक है, 1 सेकेंड, वो जो इसका गठन देखने मिलेगा वो आपको देखने मिलेगा 1983। ठीक है, 1983 में वो आपको देखने मिला। 1983 में इस आयोग का गठन किया गया था और इसमें जो न्यायमूर्ति थे यानी कि RS सरकारिया, उनकी अध्यक्षता में ये देखने को मिलेगा, जो कि RS सरकारिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो RS सरकारिया थे इनकी ही मतलब कि अध्यक्षता में इसको गठन किया गया था सरकारी आयोग को, जून के अंदर। ठीक है, जून 1983 में। और इसके अंदर ना दो भी और अलग सदस्य आपको देखने मिलेंगे, और दो सदस्य थे, एक जो थे उनका नाम था यानी कि बी शिवरमन, ध्यान रखना बी शिवरमन ये थे। और जो इसमें दूसरे जो देखने मिलेंगे वो थे यानी कि इसमें SR सेन। ठीक है, SR सेन। तो ये दो और लोग थे, या ये कह सकते हैं दो और अन्य सदस्य थे इसके अंदर। और इसमें ये भी कह सकते हैं जो सरकारी आयोग ने यानी कि अपनी जो पहली रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है, वो जनवरी के अंदर सौंपी गई थी, जनवरी में। और वो की कब, यानी कि 1988 में आपको देखने मिलेगी। ठीक है, 1988 में। तो फिलहाल में जो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें यानी केंद्र और राज्य दोनों में ही देखने मिलेंगे इसमें, तो यानी कि डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आपात उपवन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा की जाती है वो किन किन परिस्थितियों में आपको देखने को मिल सकती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या वो मतलब कि संवैधानिक मशीनरी की विफलता के होने पर देखने मिलेगी, या उसके आक्रमण मतलब किसी प्रकार का आक्रमण यदि हमारे देश में देखने मिलता है वो, या कोई आंतरिक अशांति यदि ये देखने मिलती है उसके आधार पर, या कोई भी युद्ध, या हम कह सकते हैं जो भ्रा आक्रमण यानी बाहरी आक्रमण देखने मिलेंगे, या उसे सशस्त्र विद्रोह कोई देखने मिलते है उसके अंतर्गत। तो देखो ये जो परिस्थिति आपको देखने मिलेंगी इसमें ये डी वाला देखने मिलेगा, कोई भी युद्ध या किसी भी तरह का भारी आक्रमण यदि देखने को मिलता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं किसी भी तरह का सशस्त्र विद्रोह देखने को मिलता है। और ये जो आपको देखने को मिलेगा जो कि मतलब अनुच्छेद है 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत यानी यदि ये भी किसी की तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है, तो उस समय जो राष्ट्रपति हैं वो वहाँ पे मतलब कह सकते हैं राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के 1 सेकेंड, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये पूछा वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत वो किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति होते हैं वो मतलब इस पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। तो आपको जो अनुच्छेद देखने मिलेगा क्या वो 370 अनुच्छेद है, आपका 368 है, या बात करें आपके 356 है या 352 है। तो वो जो अनुच्छेद आपको देखने मिलेगा वो 356 देखने मिलेगा, यानी जिसके तहत में मतलब कह सकते हैं राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो 356 के तहत में। और देखो सबसे मेन चीज ये भी ध्यान रखना, ये राष्ट्रपति ही लागू करते हैं इसको। ठीक है, इसको जो मतलब कि जो राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं ये राष्ट्रपति लागू करते हैं, लेकिन एक चीज आप ये बताइएगा कि किसकी सलाह पे करते हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो मतलब कि राष्ट्रपति शासन होता है इसको लागू राष्ट्रपति ही करते हैं 356 अनुच्छेद के तहत में, लेकिन ये मतलब कि किसकी सलाह पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, किसकी सलाह पर इसको यानी कि लागू किया जाता है। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की जो अवधि है क्या वो बढ़ाई जा सकती है, मतलब किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या संसद के द्वारा, या राज्य के राज्यपाल के द्वारा, या राज्य विधानमंडल द्वारा। तो मतलब कि जो कि हम कह सकते हैं आपातकाल में किसी भी राज्य की जो विधानसभा की अवधि होती है वो बढ़ाई जा सकती है, वो आपको संसद के द्वारा देखने को मिलेगी। संसद के द्वारा भी, जो कि आपका अनुच्छेद है यानी आर्टिकल 172 का 1, उसके तहत में आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर यानी कि किसी भी राज्य की विधानसभा की जो अवधि होती है वो एक और चीज ध्यान रखनी, एक बार में ही बढ़ेगी, यानी 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, यानी एक बार में 1 वर्ष के लिए, ध्यान रखना, एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार में 1 वर्ष के लिए हम उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की मतलब उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता। इसमें पूछा कि नहीं हो सकता, क्या युद्ध नहीं हो सकता, या भ्राक्रमण नहीं हो सकता। अभी देखो हमने लास्ट जो पीछे क्वेश्चन था हमने उसमें पढ़ा कि ये तीनों ही वहाँ पे थे, लेकिन इसमें जो ये आपको देखने मिलेगा आंतरिक अशांति, ये नहीं देखने मिलेगी इसमें, मतलब आंतरिक अशांति नहीं देखने मिलेगी।
क्यों? क्योंकि देखो इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो कि आपको एक देखने को मिलेगा 44वां जो संशोधन था, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 का, ठीक है, 1978 का। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, यानी कि 44वां जो संशोधन था आपका 1978 का, ठीक है, 1978 का जो 44वां संशोधन था, संविधान संशोधन, उसके तहत में जो ये आंतरिक अशांति, जो यहाँ पे ये शब्द देखने को मिलेगा ना, इस शब्द को हटा के ये शब्द बना कर दिया था वहां पे, यानी कि सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, तो ये शामिल कर लिया गया था। तो यहाँ पे फिलहाल में आपका जो डी वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय आयोग से रिलेटेड है कि सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद जो वित्तीय आयोग की नियुक्ति की जाती है वो मतलब किस आधार पर की जाती है? क्या वो राज्य की वित्तीय स्थिति की निर्धारित करने के लिए की जाती है, या आपके केंद्र सरकार की जो वित्तीय स्थिति होती है उसको निर्धारित करने के लिए, या केंद्र सरकार की वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, या केंद्रीय अनुदान या जो संघ के राजस्व में राज्य का जो अंश होता है उसको निर्धारित करने के लिए की जाती है? तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन में पूछा वो ये पूछा है मतलब किसके रेस्पेक्ट में, कि भारत के अंदर जो कि प्रति 5 वर्ष बाद जो वित्तीय आयोग की मतलब कह सकते हैं जो नियुक्ति की जाती है वो किसके आधार पर देखने मिलेगी। देखो राज्य की वित्तीय स्थिति में तो वो हो ही नहीं सकती, ठीक है, राज्य के वित्तीय स्थिति में वो आपको देखने ही नहीं मिलेगी, तो यानी पहला वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्या मतलब कि केंद्र सरकार वित्तीय स्थिति की निर्धारित करने की जाती है। देखो केंद्र सरकार के आधार पर उसकी वित्तीय स्थिति को मतलब निर्धारित करना ये भी वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। क्या केंद्र सरकार के द्वारा जो उसके साधन देखने मिलेंगे उनको निर्धारित किया जाता है वित्तीय मतलब के आधार पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा आपका, यानी कि इसमें जो पूछा स्टेटमेंट में कि मतलब इसके रिगार्डिंग कौन सा सही होगा, तो केवल और केवल डी देखने मिलेगा, क्योंकि केंद्रीय अनुदान के तौर पे और जो संघ के राजस्व में जो राज्यों का अंश होता है उसको निर्धारित किया जाता है। उसको निर्धारित करने के लिए ही मतलब कि कह सकते हैं प्रति 5 वर्ष, यानी कि प्रति 5 वर्ष में ही जो वित्तीय आयोग की जो नियुक्ति की जाती है वो आपको हर 5 वर्ष में आपको देखने मिलेगी, प्रति 5 वर्ष में, ठीक है, तो यानी डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा कह सकते हैं वित्तीय आयोग की नियुक्ति से संबंधित वो आपको देखने मिलेगा। क्या वो जो मतलब इसमें जो अनुच्छेद है क्या वो अनुच्छेद 200 देखने मिलेगा, या आपका अनुच्छेद 250 देखने मिलेगा, या आपका अनुच्छेद यानी कि 280 देखने को मिलेगा, तो या इनमें से कोई भी नहीं। तो बेसिकली इसमें पूछा है क्या है कि वो अनुच्छेद कौन सा है, तो ये इसमें जो देखने मिलेगा वो आपका 280 है, यानी 280 ही अनुच्छेद के तहत भारत के जो राष्ट्रपति ही द्वारा यानी कि वित्त आयोग की जो नियुक्ति वो देखने को मिलेगी। इसमें आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र व राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा होता है वो किसकी सिफारिश पर आपको देखने को मिलेगा। क्या वो वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर आपको देखने को मिलेगा, या हम कह सकते हैं वित्त आयोग की मंत्रालय पर मतलब वित्त आयोग की सिफारिश पर, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सिफारिश पर, या नाबार्ड के सिफारिश पर। तो इसकी मैं बात करूं तो ये जो आपको देखने को मिलेगा वो वित्त आयोग की सिफारिश पे ही मतलब कि जो ये होता है मध्य वित्त का बंटवारा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में जो जितने भी आपको वित्तीय विवाद देखने मिलेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे मतलब कह सकते हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच में, यानी कि न्यायपूर्ण वो वित्त आयोगी उनमें मतलब कि अपने सुझाव देता, तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका योजना आयोग से, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो पूछा कि फिलहाल में कि जो संवैधानिक संस्था या कह सकते हैं जो निकाय नहीं है, आपको ऑप्शन में देखने मिलेंगे कौन सा इसमें संवैधानिक निकाय संस्था नहीं है। क्या वित्त आयोग नहीं है, या आपका योजना आयोग नहीं है, या आपका लोक सेवा आयोग नहीं है, आपका चुनाव आयोग नहीं है। तो इसमें मैं बात करूं तो आपको जो योजना आयोग है ये हमारा यानी कि कह सकते हैं जो कि ना तो ये संवैधानिक संस्था है और ना ही ये मतलब कि एक तरीके से संवैधानिक निकाय देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी मैं बात करूं तो देखो जो योजना आयोग है ना ये एक संविधानोत्तर संस्था आपको देखने मिलेगी, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के अंदर नहीं है। ये आपको ध्यान रखनी है ये बात, इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अंदर नहीं है, ये इसका जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं देखने मिलेगा। और बाकी कुछ आयोग के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग आपको देखने मिलेगा, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, जो आपका संघ लोक सेवा आयोग ये जो होता है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये आपको अनुच्छेद यानी कि जो कि हमारा 315 है उसमें देखने को मिलेगा इसका वर्णन। और वित्त आयोग की मैं बात करूं तो वित्त आयोग को आपका अनुच्छेद 280 में देखने को मिलेगा। और जो चुनाव आयोग है उसका यानी कि आपका चुनाव आयोग का आपको देखने मिलेगा 324 अनुच्छेद में।
और जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद जो देखने मिलेगा उसका 263 में देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ बता दी जिनका यानी कि वर्णन आपको देखने मिलेगा संविधान के अंदर, लेकिन जो फिलहाल में योजना आयोग है इसका कोई भी मतलब कि उल्लेख नहीं देखने मिलेगा संविधान के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन यानी कि बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष देखने को मिलता है वो कौन होगा। तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं क्या वो राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो इसमें प्रधानमंत्री जी देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखो योजना आयोग की यदि मैं थोड़ा और बैकग्राउंड में जाऊं तो इसका जो गठन किया गया था वो देखने को मिलेगा आपको 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 15 मार्च 1950 में इस आयोग का गठन किया गया था। और वैसे भी देखो इसके जो अध्यक्ष देखने को मिलेंगे यानी कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं पदेन अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री जी देखने को मिलेंगे। और सबसे एक चीज ध्यान ये रखनी है इसका मतलब कि जो मेन पॉइंट है वो ये है योजना आयोग के रिगार्डिंग में कि जब मतलब कि इस आयोग की मतलब कह सकते हैं इसका आयोग को गठन किया गया था उस समय, तो उसमें जो प्रथम अध्यक्ष थे वो तो मतलब उस टाइम पे प्रधानमंत्री देखने मिलेंगे, लेकिन उस समय जो प्रधानमंत्री थे तो आपको जवाहरलाल नेहरू देखने मिलेंगे। ठीक है, जो तत्कालीन हमारे मतलब कि देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको ध्यान रखना ये पॉइंट भी। और दूसरा पहले देखो योजना आयोग था लेकिन इसको यानी कि 1 जनवरी 2015 में 1 जनवरी 2015 के अंदर यानी कि इसका जो मतलब कह सकते हैं नाम चेंज कर दिया गया और इसको यानी कि नीति आयोग इसका मतलब कि नाम रख दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये ध्यान रखना। यानी इसका जो नाम था वो चेंज कर दिया। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखो जो नीति आयोग है ये भी यानी कि एक तरीका से ये गैर संवैधानिक निकाय देखने को मिलेगा, यानी ये भी एक तरीका से आपका जो कि गैर संवैधानिक निकाय देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। मैंने बाकी इसके इससे रिगार्डिंग में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी वो आपको प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष देखने को मिलेंगे, अभी मैंने आपको बताया योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होंगे। तो इसमें आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 2015 में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने पर या संसद के एक अधिनियम से, या आपकी बात करें कि संघीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपसे पूछा नीति आयोग की स्थापना के रिगार्डिंग पूछा, जिसकी यानी कि स्थापना जो की गई थी 2015 में की गई थी यानी 1 जनवरी 2015 में देखने को मिलेगी। तो ये जो की गई थी यानी कि जो कि संघीय मंत्री परिषद के द्वारा की गई थी और इसमें एक विशिष्ट प्रस्ताव लाया गया था उसके तहत में। तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य संबंध है वो किसके रिगार्डिंग में आपको देखने मिलेगा। क्या वो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन में देखने मिलेगा, या आपका ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में देखने मिलेगा, या विकास परियोजनाओं के निर्माण से रिलेटेड आपको देखने मिलेगा, या केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों से। तो ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी मैं बात करूं तो इसका जो गठन किया गया था वो 6 अगस्त 1952, ठीक है, 6 अगस्त 1952 में किया गया था। और ये पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से ही रिलेटेड आपको देखने मिलेगा, यानी इसमें आपका जो ऑप्शन है वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा कि लोकपाल विधेयक 2011 जो देखने को मिलेगा इसके संबंध में आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट यानी कि सही है। सो पहली स्टेटमेंट आपको दी हुई है कि लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे मतलब कि पुनः स्थापित किया गया था। और श्री पीवी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा यानी कि इसे पुनर्स्थापित किया गया था और इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया। और सिविल सोसाइटी के सदस्य के द्वारा यानी इसे कमजोर कहा गया। तो ये जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं ये आपको बताने हैं कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपको पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि लोकपाल विधेयक जो था मतलब इसमें ये 2011 के संबंध में जो आपसे पूछा है यानी क्वेश्चन में कि लोकसभा के अंदर लोकसभा को मतलब कि लोकसभा ने इसको 4 अगस्त 2011 को यानी क्या पुनः स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है पहले वाली सही देखने मिलेगी क्योंकि सेम डेट है, इसी डेट को इसको यानी कि पुनः स्थापित किया गया था। दूसरी बात है कि क्या इसमें जो श्री पी चिदम्बरम थे क्या ये गृह मंत्री द्वारा मतलब इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो इसमें यानी ये आपको गलत देखने मिलेगा, ठीक है, उस समय ये नहीं थे गृह मंत्री। और नेक्स्ट है क्या स्थायी समिति को भेज दिया गया था, हाँ ये भी इसमें सही देखने मिलेगा, इसको स्थायी समिति को भेज दिया गया था पारित करने के बाद में पुनः स्थापित करने के बाद में।
और नेक्स्ट है कि जो क्या इसे सिविल सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा यानी इसे कमजोर कहा गया था, यानी कि ये भी बात यहाँ पे उन्हीं के द्वारा बोली गई थी। यानी इसमें जो आपके स्टेटमेंट है वो पहला वाला, तीसरा वाला और चौथा, यानी ये सही आपको देखने मिलेंगे, दूसरा वाला यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शंस में 1, 3, 4 आपको देखने मिलेगा। तो 1, 3, 4 आपका डी वाले ऑप्शंस में ही है फिलहाल, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने यानी कि पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति का मतलब होता है सिफारिश की थी, तो वो यानी कि वो जो अध्यक्ष देखने को मिलेंगे वो कौन है, मतलब कि कौन थे, क्या मोरारजी देसाई, या हम बात करें के संथानम, या चौधरी चरण सिंह, या बाबू जगजीवन राम। तो यानी कि किसके द्वारा सिफारिश की गई थी, तो मोरारजी देसाई जी के द्वारा की गई थी। और देखो प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग की यदि मैं बात करूं तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो आपको जनवरी 1966 में देखने को मिलेगी। ठीक है, जनवरी 1966, 1966 में वो आपको देखने को मिलेगी। और इसके जो अध्यक्ष थे उस समय वो मोरारजी देसाई जी थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 1967 में फिर ये यानी कि 1967 में मोरारजी देसाई जो थे ये देश के उप प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और इसके बाद में इसके जो अध्यक्ष थे, इसके बाद में जो इनके अध्यक्ष बने थे वो आपको देखने को मिलेंगे हनु मैंथिया। ठीक है, उनका जो नाम था वो हनु मैंथिया था, जो इसके यानी कि अध्यक्ष बने थे हनु मैंथिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में 1970 की यदि मैं बात करूं, 1970 में यानी कि फिर इस आयोग ने अपनी एक जो ये आयोग था यानी प्रशासनिक सुधार आयोग, इस आयोग ने यानी अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और पहली बार यानी कि इसने ये लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की यानी कि कह सकते हैं सिफारिश करी थी, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका इसमें ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित जो निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं वो आपको बताने कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो आपको नीचे देखने मिलेगा कि इसका जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है। क्या इसकी रिपोर्ट यानी कि अनुशंसात्मक प्रकृति की देखने मिलेगी, ठीक है, या बात करें कि इसकी नियुक्ति जो होती है वो संसद के अनुमोदन से देखने को मिलेगी हुई थी, या इसकी अध्यक्षता यानी जस्टिस जो थे एम एन वैकंठचर्या कर रहे थे, या देश के सामाजिक या आर्थिक तौर पे यानी कि आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित था उस समय। तो इसमें जो आपको स्टेटमेंट देखने मिलेगी यानी कि वो कौन सी देखने मिलेगी सही। तो पहली चीज तो इसकी रिपोर्ट देखो अनुशंसात्मक तौर पे देखने को मिलेगी, इसका जो नेचर था वो अनुशंसात्मक प्रकृति का था, तो पहला स्टेटमेंट सही देखने को मिलेगा। क्या इसकी नियुक्ति संसद के द्वारा अनुमोदन की गई थी, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, संसद द्वारा नहीं की गई थी। क्या इसकी अध्यक्षता यानी कि जो ये कर रहे थे यानी जो कि जस्टिस थे ये एम.एन. वेंकटचर्या, तो इनके द्वारा यानी कि इसकी अध्यक्षता की गई थी, तो ये भी सही देखने को मिलेगा। क्या यह देश की सामाजिक और आर्थिक तौर पे यानी जो भी आवश्यकताएं थी क्या उसकी ओर ध्यान केंद्रित किया गया था, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल आपको जो ऑप्शन देखने मिलेंगे वो पहला वाला और तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है यही सही देखने मिलेगा ऑप्शंस में। तो आप देख सकते हो पहले दो दिए हुए यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो पहला 3 आपका बी में ही देखने मिलेगा, तो यानी पहला और तीसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो 370 यानी कि किससे संबंधित है, ये आपको बताना, मतलब किस राज्य से है, वो जम्मू कश्मीर राज्य से या सिक्किम या नागालैंड या आपके मणिपुर। तो देखो 370 तो दिख भी रहा है, वैसे ही जम्मू कश्मीर से संबंधित आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ये इसकी मैं बात बताऊं आपको, वो ये कि जब मतलब कि 6 अगस्त 2019, ठीक है, 6 अगस्त 2019 में जब संसद ने एक सिफारिश करी थी तो राष्ट्रपति द्वारा एक मतलब कि आदेश जारी किया गया था, उसमें ये था कि 2019 में यानी कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्थिति मतलब जो थी उसकी उसको समाप्त कर दिया। और इसके अलावा हम कह सकते हैं जो कश्मीर मतलब कि जो कि आपका ये देखने मिलेगा कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो था ये 2019 के तहत ही मतलब कह सकते हैं जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर संघ मतलब कि राज्य क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया, और जो लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र था उसको भी पुनर्गठित कर दिया। तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग की जो कार्य की यदि हम बात करते हैं उनमें से वो किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, क्या वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति। तो इसमें ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि सौंपा जा सकता है, और उसमें भी जो आपको अनुच्छेद देखने मिलेगा 315 का 4, ठीक है, 315 का जो क्लॉज 4 वाला ये इसके तहत आपको देखने मिलेंगे। तो फिलहाल आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक जो प्रतिवेदन यानी कि सौंपता वो आपको मतलब किसको सौंपता है, जो ये यानी संघ लोक सेवा आयोग का जो वार्षिक प्रतिवेदन आपको देखने मिलेगा ये किसको सौंपते हैं,
प्रधानमंत्री को, ठीक है, या हम बात करें तो आपके ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं, या लोकसभा के अध्यक्ष को, या गृह मंत्री को। तो बेसिकली जो ये संघ लोक सेवा आयोग के जो मतलब कि हम कह सकते हैं जो वार्षिक, इनका जो आपको ये देखने मिलेगा वार्षिक अनुमोदन, ठीक, सॉरी वार्षिक प्रतिवेदन, तो ये यानी किसको सौंपा जाता, तो ये आपको देखने मिलेगा राष्ट्रपति जी को। तो यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये भी जो आपका अनुच्छेद है यानी कि जो आपका आर्टिकल है 323 का 1, ठीक है, 323 का जो 1 वाला आर्टिकल, इसके तहत में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एक मेमोरेंडम यदि हम कहें, ठीक है, इसके अंदर जो एक तरह का ये मेमोरेंडम होता है, ठीक है, एक तरह का ये मेमोरेंडम होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ज्ञापन पत्र, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्ञापन पत्र। तो इसमें होता क्या है, इस ज्ञापन पत्र में यानी कि उन विषयों का यानी उल्लेख किया जाता है जिसमें यानी कि आयोग की जो भी मतलब सिफारिश है, ठीक, आयोग की जो भी सिफारिश होती उनको या तो स्वीकार नहीं किया, मतलब उनको या तो स्वीकार नहीं किया गया हो, या ये कह सकते हैं उन सिफारिशों पे जो भी मतलब कि ना मानने के जो भी कारण होते हैं उनका उल्लेख किया जाता है, ठीक है, उन सभी का इस ज्ञापन पत्र के अंदर उल्लेख किया जाता है। तो ये बेसिकली जो वार्षिक प्रतिवेदन देखने मिलेगा तो वो किसको सौंपा जाता है, राष्ट्रपति जी को। तो ये थे ओवरऑल आज की क्लास के हमारे टोटल क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे, और आपका कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन के रिगार्डिंग या इस क्लास के रिगार्डिंग तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और देखो क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, ठीक है, उतना ही आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिट्स हैं, उतना ही आप लंबे समय के लिए याद कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ही आप सक्सेस के ज़्यादा पास जाओगे, ठीक है, उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा होंगे सक्सेस होने के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद।